नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी सड़क से सदन तक बवाल, जांच एजेंसियों पर सवाल। चलेगी। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष के तीव्र तल्ख है। विपक्ष ने सड़क से सदन तक सत्ता पक्ष की घेराबंदी शुरू कर दी है और कांग्रेस ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक ओर जहां राजधानी देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं दूसरी ओर गैरसैंण में भी विधानसभा भवन के बाहर कांग्रेसी विधायक इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हैं। और कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन एक और जहां बदहाल कानून व्यवस्था, आपदा और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दे को जमकर उठाते हुए धरना प्रदर्शन किया है। और इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने पूंजीपतियों के खिलाफ और सेबी प्रमुख के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच दामी सरकार ने सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन सदन में 5,000 करोड़ रुपयों का अनुपूरक बजट पेश करने के साथ ही उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश सदन के पटल पर पेश कर दिया है। और इसी के साथ ही उत्तराखंड में अब दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए जल्द कानून अस्तित्व में आ जाएगा। आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ सड़क से सदन तक मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एक ओर जहां विपक्ष ने सदन में बदहाल कानून व्यवस्था के साथ ही सत्र की अवधि को बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, तो वहीं दूसरी ओर देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने एआईसीसी के आह्वान पर ईडी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा काटा। दरअसल कांग्रेस नेताओं की नाराजगी है कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। मोदी सरकार पूंजीपतियों को बचा रही है और विपक्षी नेताओं पर जबरन ईडी सीबीआई की जांच थोप रही है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर विपक्ष को इस प्रवृत्ति से बचने की सलाह दे रहा है। सदन में हम प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे। ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। उन मुद्दों को तो हम उठाएंगे ही, लेकिन आज देश के हालात क्या है? केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर सीबीआई, आईटी और अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि लगातार देखने में आया है कि सीबीआई ने और आईटी ने और हमारी जो भी संस्थाएं हैं, उन्होंने इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर कई एफआईआर दर्ज की हैं, मुकदमे किए हैं, जेल डालने का काम। ये अपने आप में सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक फायदे के लिए उनका दुरुपयोग कर रही है, और हिडनबर्ग रिपोर्ट जिसका कि आपने चर्चा किया, जहां कार्रवाई होनी चाहिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं, और जो इनोसेंट लोग हैं जिनका कोई इस प्रकार के कामों में कहीं संलिप्तता नहीं है, उन पर कार्रवाई करके अपने पक्ष में राजनीतिक फायदा उठाना अगर ये मकसद रह गया हो सरकार का, तो ऐसे माहौल में ईडी के जो तमाम अफसर हैं, जो उन एजेंसियों के अफसर हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने विवेक का उपयोग करके सरकार के ऐसे दबाव में ना आए। चूंकि ये लोग ऐसे दबाव में आते हैं, तो आज हमारा ये धरना प्रदर्शन ईडी के कार्यालय में सरकार को घेरने के लिए है। इनमें से मेरे ख्याल से जो हमारे सदस्य हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने लोगों के खिलाफ जो है सीबीआई ने, ईडी ने कोई अगर कार्रवाई की है तो वो बताएं। एक आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास इस प्रदेश के विकास का कोई मैप नहीं है, और जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह की चीज़ों को उठाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि एक ओर जहां कांग्रेस नेताओं ने देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं दूसरी ओर गैरसैंण में शुरू हुए 3 दिवसीय सत्र में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है।
कांग्रेस विधायकों ने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ ही सत्र की कम अवधि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच धामी सरकार ने सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन सदन में 4 विधेयक पेश किए हैं। सरकार ने अनुपूरक बजट, जेल एक्ट संशोधन, खेल विश्वविद्यालय और जमींदारी विनाश संशोधन अधिनियम को सदन के पटल पर रखा है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष से शांतिपूर्ण सदन चलाने में सहयोग की अपील की है। देखिए, आप जानते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज सदन में आने वाले हैं और निश्चित रूप से अनुपूरक बजट भी शाम को 4 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसके अलावा भी जितने अध्यादेश हैं उनको भी आज पटल में रखा जाएगा और मैं समझता हूँ कि आज इस तरह से कार्रवाई प्रारंभ होगी तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी हमारे माननीय विधायक उसमें सहयोग प्रदान करेंगे ताकि जो क्षेत्र की उन पे अच्छा एक डिबेट हर बात का संतोषजनक जवाब दे सके। कुल मिलाकर राज्य में विपक्ष ने सड़क से सदन तक सरकार की घेरेज कर दी है। एक ओर जहां कांग्रेस विधायक सदन के भीतर बदहाल कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़क में कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि क्या सत्ता पक्ष विपक्ष के दबाव में आएगा? देखना होगा राज्य में बरपा ये हंगामा आखिर कब तक शांत होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है और सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। शुरुआत जपेंद्र सिंह जी के साथ में कर लेते हैं। जपेंद्र जी, 3 दिनों के सत्र को लेकर विपक्ष पहले से ही लगातार सवाल उठा रहा था और अभी भी वो चीज जारी है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष जो बवाल कर रहा है, 3 दिनों का सत्र ही सही, विपक्ष कह रहा है कि हमें 3 दिनों के सत्र में तो मौका ही नहीं मिलेगा। इस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे हैं, आखिर क्यों इस समस्या का हल नहीं निकालने की कोशिश की गई? सर, इस पर आपसे हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी दर्शकों को साझा कर देते हैं। जपेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास में। इस बीच एक बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म होने की बात सामने आई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, 11 दिनों के बाद एम्स के डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 11 दिनों के बाद एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल फिलहाल के लिए खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं और 11 दिनों के बाद एम्स के डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हुई है। यह आम खबर सामने आ रही है, जहां 11 दिनों के बाद डॉक्टरों की हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। 11 दिनों से हड़ताल पर थे डॉक्टर्स, लेकिन फिलहाल के लिए डॉक्टरों की हड़ताल को खत्म किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर। तो एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने की बात सामने आई है। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जपेंद्र जी के पास में हम थे। जपेंद्र जी, देखिए, मैं पहले भी कह रही थी ना कि लगातार 3 दिनों के सत्र को लेकर एक तरफ विपक्ष हमलावर था और अभी ईडी या बाकी की जांच एजेंसियों की विपक्ष की तरफ जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर लगातार हमलावर है। एक के बाद एक मौके बीजेपी की ओर से दिए जा रहे हैं और कांग्रेस का गुस्सा जो है वो सड़कों पर निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस विजनलेस हो चुकी है। कभी कांग्रेस एक आरोप लगाती है, जब उस आरोप का कोई आधार नजर नहीं आता दूसरे आरोप पे आ जाती है। 3 दिन के सत्र को लेके 15 दिन से कांग्रेस को तैयारी करनी चाहिए थी, जब पता था कि 3 दिन का सत्र है और अब ये 3 ही दिन का रहना है। जैसा हमने पहले भी कहा था कि भाई आप तैयारी कीजिए, आप 3 दिन के सत्र का प्रदेश हित में लाभ उठाइए और उसके बाद जो चीजें आपके प्रश्न रह जाएंगे वो ऑन स्क्रीन जवाब देने से रह जाएंगे, लेकिन सरकार उस पर काम करने के लिए तैयार है। सरकार रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार है और सरकार काम में विश्वास रखती है।
कभी आप कह देते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। भाई, भ्रष्टाचार को लेकर अगर कार्रवाइयां हो रही हैं तो देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो अगर आपकी फाइलों में सबूत आपके खिलाफ जाएंगे तब वो फाइल पे काम होगा। अगर आपके नेता भ्रष्टाचारी नहीं है, आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार नहीं करा, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आपकी तो खुद आपकी सरकार के रहते आपके कितने नेता जेल में गए, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जेल में गए। तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कहें जी बीजा एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, कि अगर एजेंसियों का बीजा इस्तेमाल होता तो क्या कांग्रेस की 99 सीट्स आ जाती लोकसभा में? विपक्ष को लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। अगर इस लोकतांत्रिक देश में भारतीय जनता पार्टी अगर एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करती तो आपको इतना समर्थन मिल जाता कि आज आप विपक्ष में बोलने के लायक और बैठने के लायक हो गए हैं। तो ये तो सिर्फ जनता को गुमराह करने की, जनता को भ्रमित करने की और प्रदेश के अंदर विकास कार्यों की सराहना ना करके बिना मुद्दों के और बिना विजन के सिर्फ एक चर्चा का केंद्र और चर्चा की राजनीति का आप केंद्र बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता सब समझती है। तो ये इससे बेहतर ये है कि आप सार्थक विपक्ष की भूमिका में आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण को लेकर बहुत सी घोषणाएं करी हैं, गैरसैंण के विकास को लेकर। अब और भी बहुत सी चीजें हैं जो अभी धीरे धीरे सामने आनी है। प्रदेश के विकास को लेके कितनी अच्छी पहल हुई है, जिसका पूरा जनता जिसके ऊपर समर्थन करती हुई दिख रही है। और विपक्षी दल, ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति के साथ आप प्रदेश के विकास के साथ मखौलबाजी मत कीजिए। कहीं ना कहीं एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में रहिए। ये जो आपका एक जो एजेंडा है राजनीति करने का, इस एजेंडे से थोड़ा हटके थोड़ा आधुनिक भारत को समझिए और युवा की सोच को समझिए। उसके दृष्टिगत अगर आप काम करेंगे, विपक्ष की भूमिका का वहन करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप हंसी का पात्र बनने से बच जाएंगे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। गिरिराज किशोर जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी के दीपक रावत जी भी हमारे साथ में हैं। दीपक जी, विपक्षियों की ओर से अभी देखिए जो हंगामा किया जा रहा है, इस पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कम से कम आप ध्यान दीजिए राजनीति पर। और सबसे बड़ी बात यह भी ना कि क्या विपक्ष जो बवाल कर रहा है, इससे सत्ता पक्ष से जो सवाल भी उठा रहा है उनका जवाब क्या सत्ता पक्ष दे देगा? और क्या इस बवाल से समस्या का समाधान निकल आएगा? दीपक जी, दीपक जी, आवाज मिल रही है आपको? दीपक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो दीपक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ में गिरिराज किशोर हिंदवान जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। सर, आप थोड़ा देरी से जुड़े। अभी जपेंद्र जी कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति पर असल में ध्यान ही नहीं दे रहा है, आप तो सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। तो क्या इस हंगामे से, चाहे वो सत्र को लेकर हो, ईडी की कार्रवाई को लेकर हो या बाकी चीजों को लेकर हो, क्या समस्या का समाधान हो रहा है? गरिमा जी, हाँ, कांग्रेस पार्टी अगर आज मुखर है, अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर इन्होंने बनाई है गैरसैंण में, आज भरारी सैंड में उसका सत्र इन्होंने आउट किया है 3 दिन का, तो गरिमा जी आप स्वयं सोचिए कि सवालों का पुलिंदा, सवालों का अंबार जो है विपक्ष के पास है, कांग्रेस पार्टी के पास है। ये लोग जो है निदान की तरफ नहीं है। आज अगर इनको वाकई अगर पर्वतीय क्षेत्र की चिंता होती गरिमा जी, अगर आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है, जिस तक मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं पहुंच पाई है, उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उसको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, पर्वतीय क्षेत्र, समूचा पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य हो चुका है इनके राज में, भाजपा के राज में। तो आज निश्चित रूप से आज अगर विपक्ष जो है इस बात को रख रहा है कि 60 दिन का आउट होना चाहिए ग्रीष्मकालीन सत्र, अगर आपने भरारी सैंड में गैरसैंण में चलाना है तो आपको कम से कम 60 दिन का समय देना चाहिए, कि जिसमें निश्चित रूप से जो विपक्ष जो है जो डिबेट में पार्टिसिपेट करे, अगर सवाल रखे तो आप सवाल सुनने की मुद्रा में हो, सवाल सुनने की स्थिति में हो। लेकिन गरिमा जी आज जो स्थितियां बनी हुई, आप स्वयं सोचिए कि आज इनके मंत्रीगण, इनके विधायकगण जो बार बार गरिमा जी इस बात को मैं रखता हूं कि एक लग्जरी लाइफ जीने के आदी हो चुके हैं। इनको पहाड़ में जितने भी असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय भाजपा के विधायकगण, जो मंत्री इसमें है, निश्चित रूप से पहाड़ जाने को तैयार नहीं है, पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं है।
इनको जो एसी से बाहर न निकलना, जो इसकी आदत इनको पड़ चुकी है। और आज कांग्रेस पार्टी अगर वाकई इस बात को रख रही है कि आप अगर सिंसियर है, आप अगर इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ पहाड़ के प्रति अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि समृद्धशाली वो पहाड़ बने, वहां जो बात कर रहा है, वहां जो एक एक व्यक्ति जो बात कर रहा है, निश्चित रूप से गरिमा जी एक बात और रखना चाहूंगा, आज पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग बात कर रहे हैं, सुनिएगा, वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। वो लोग, उनको निश्चित रूप से प्लानिंग चाहिए, स्टेट प्लान से उनको प्रोग्राम चाहिए, उनको पारंपरिक खेती को बढ़ावा करने वाली सरकार चाहिए। जो खरीद मूल्य हमने तय किए थे 12 और 17 के बीच में, जो बार बार रखता हूं, मंडवे के, जंगोरे के, पहाड़ी दालों के, आज एक सरकार जो है पूरी तरह से 3 मुद्दे जो अभी जो चाहे वनाग्नि पर हमने बात रखी कि वनाग्नि में धू के हमारे जंगल जल गए, पूरी वाइल्ड लाइफ स्वाहा हो गई, लेकिन ये लोग लास्ट मोमेंट में अलर्ट होते हैं, चार धाम यात्रा में लास्ट मोमेंट में अलर्ट होते हैं। आज जो स्थितियां हैं, चाहे आपदाग्रस्त क्षेत्र में जो आपदा का दल से जो जनमानस झेल रहा है अपने क्षेत्र में, वो लोग निश्चित रूप से त्राहिमाम कर रहे हैं। गरिमा जी, इस सरकार को उत्तराखंड का जनमानस माफ नहीं करेगा। और गरिमा जी एक बात और रखना चाहूंगा, आज आपने ईडी की बात रखी है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार, सुनिएगा, केंद्र सरकार जो है ईडी और सीबीआई जो 2 एजेंसियां हैं, इसका मिसयूज कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। गरिमा जी, आज जो स्थितियां हैं, आज अगर विपक्ष को एक टारगेट बना रहे हैं, निश्चित रूप से आज जो तानाशाही और हिटलरशाही की भाजपा ने इस समय केंद्र में, निश्चित रूप से ये बातें सामने आ रही हैं। आज एक कॉमन मैन भी जो है हिंदुस्तान का, वो जानता है क्या जो स्थितियां हैं, केंद्र सरकार जो है टारगेट विपक्ष को कर रही है। और आप स्वयं सोचिए, ईडी का और सीबीआई का जो इस्तेमाल है, वो स्वयं के जो नेतागण, इनके चाहे महाराष्ट्र से नारायण हो, चाहे अजीत पवार साहब हो, जिनको ये वाकई जो है प्रधानमंत्री भी जो है निश्चित रूप से इस बात को रखते थे कि हजारों करोड़ का 70,000 करोड़ का घोटाला इस व्यक्ति ने किया है। वो जब इनकी पार्टी में जाता है तो वॉशिंग मशीन में धुल के, बार बार बोली जाती है, बात रिपीट होती है, वो धुल के जो है इनके लिए वाकई जो है साफ एक ऐसा राजनेता हो जाता है जिसपे कभी भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा ही ना हो। आज ठीक है, यानी ईडी की कार्रवाई वाली चीज से ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, गरिमा जी एक बात और रखना चाहूंगा, गरिमा जी एक बात और रखना चाहूंगा, गरिमा जी, आज जो हमारा निश्चित रूप से जो करण महारा साहब, करण महारा हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है, उनकी प्रेजेंस में, उनके नेतृत्व में जो आज रैली का जो आयोजन हुआ, जो प्रदर्शन का आयोजन हुआ है, आप स्वयं सोचिएगा, जो जनसैलाब था, तो गरिमा जी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, इस बात की तरफ, वाकई इस बात के लिए इसको मैं द्योतक मानता हूं कि आने वाला समय जो है, आज टकटकी लगाए हुए जनमानस उत्तराखंड का कांग्रेस की तरफ देख रहा है। आज जो जनसैलाब हमारे साथ था, कांग्रेस पार्टी के साथ था, वो सोच उसकी निश्चित रूप से हमसे मिलती है कांग्रेस पार्टी से। आज वो लोग वाकई जो है, आज उत्तराखंड का जो जनमानस है, बेरोजगारी, आप स्वयं सोचिए, बेरोजगारी इस समय चरम पे है। आज उनके पास स्टेट प्लान से कोई प्लानिंग नहीं है जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हो, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हो, कार्यान्वयन की तरफ हो। आज तक ये लोग जितने मंत्रीगण हैं, जितने विधायकगण, इनके सुन लीजिएगा, आज स्मार्ट सिटी के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए आ गया है और उसकी बंजर बात चल रही है। आज स्वयं सोचिए, आप स्थिति ये है, मैं आपको बताऊं गरिमा जी, आज अगर वाकई 3 दिन का सत्र इन्होंने अगर वहां पे आउट किया है गैरसैंण में, तो केवल सैर सपाटे के लिए आउट किया है, बाकी सुनने की क्षमता नहीं है इनमें। विपक्ष के जितने भी सवाल है, और आज गरिमा जी महिला अपराध है उत्तराखंड में, स्वयं देखिए आज स्थितियां महिला अपराध की है, चाहे अंकिता भंडारी की बात हो, चाहे जितनी भी आज स्थितियां जो बनी हुई है, स्वयं सोचिए अंकिता भंडारी के केस में वाकई जो बच्ची को आज तक के न्याय नहीं दिला पाई सरकार, आज स्वयं सोचिए उनका जो परिवार है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है, और इनके लोग उसमें इन्वॉल्व थे। वाकई निश्चित रूप से बहुत कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जो सामने आई है। आज वीआईपी का भी नाम ये लोग नहीं बता पाए हैं, जो कि एक वाकई एक कॉमन मैन भी जो यहाँ पे जो उत्तराखंड में वास कर रहा है, जो व्यक्ति जो आज वाकई जो नागरिक वास कर रहा है, वो चाहता है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले, उसको जस्टिस मिले, और सरकार की तरफ से वाकई किस तरह के इंटरफेरेंस हो। मैं तो अभी भी कुंवर जपेंद्र जी को बोलना चाहूंगा कि आप इस सरकार में वाकई अगर महिलाओं के प्रति अगर उदारता है, महिलाओं के प्रति अगर वाकई आप में इमोशंस है आपकी सरकार में, तो आज भी आप लोग जो बचा रहे हैं वीआईपी को, उसको सामने लाए और आज निश्चित रूप से उस बच्ची के साथ आप न्याय करने का काम करें। ये गरिमा की बात मैं रखना चाहूंगा निश्चित। ठीक है, ठीक है। किशोर गिरिराज किशोर जी आपके पास लौटेंगे। दीपक रावत जी, आवाज मिल रही है क्या दीपक जी आपको?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गरिमा जी, तुम्हें दीपक जी, विपक्षियों पर बवाल करने की बात सत्ता पक्ष कह रहे हैं, जबकि कांग्रेसी हमारे साथ गिरिराज जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से, खास तौर पर उन्होंने जो जोर दिया मुझे लगता है वो ईडी की एक्शन वाली बात पर दिया। जबिन जी अभी लौटेंगे, पहले सबकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास में। तो ईडी के एक्शन वाली बात पर जोर दिया है, लेकिन क्या इन सभी चीजों को हम ले लें, चाहे सत्र की कम अवधि को लेकर हो या उत्तराखंड के जो अपने मुद्दे हैं, इन सब चीजों को लेकर कांग्रेसी जो मुख्य विपक्षी दल है बवाल कर रहे हैं, इस बवाल से कितना हल मिल रहा है? क्योंकि ये तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं ये तो विपक्षों को यही कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं ना कि आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दे उठाते रहिए, ये मुद्दे तो असल में है ही नहीं। चलिए गरिमा जी, मैं एक एक करके आपकी बात का जवाब देता हूँ। सर्वप्रथम मैं जवाब देता हूँ ईडी का। देखिए ईडी में प्रश्न चिन्ह दो कारणों से आ रहा है। पहला यह है कि जिस प्रकार से ईडी ने लोगों को सम्मान भेजा, मुकदमा दर्ज करे, उसके बाद ईडी कोर्ट में जब केस जाता है तो ईडी किसी भी प्रकार का कोई सबूत दे नहीं पा रही है, जमा नहीं कर पा रही है, उसके कारण फिर उनको बेल मिल जा रही है। तब लगता है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही राजनीतिक जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको ऊपर टारगेट करके ईडी मुकदमा दर्ज कर रही है। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला आपने मामला देखा होगा। जितने लोगों को सीबीआई या इनकम टैक्स और ईडी द्वारा सम्मान दिया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और उन्हें चंदा दिया। ईडी में प्रश्न चिन्ह वहां से उठ रहा है। अब आइए, अब आप बात करते हैं सत्र के ऊपर। सत्र में 3 दिन, पहला दिन आपका कल निकल गया, दूसरा दिन आज आपने 4 उसमें प्रस्ताव रखे हुए हैं, पटल में रखे हुए हैं सरकार ने, और अनुरूप बजट भी पेश कर दिया। आज उसका चर्चा हुआ दिन चलेगा। याद है आपको गरिमा जी, पहले दिन जो विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा था कि 500 प्रश्न है। अब आप मुझे बताइए, आज का दिन भी निकल गया है जब आप और हम बात कर रहे हैं, कल का दिन, आज सिर्फ अनुरूप बजट जो पेश कर रही है सरकार ने 5,000 करोड़ का, उस पर चर्चा होगी। अब जो कल जो दिन है वो 500 सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार उनके जवाब दे सकती है? तो विपक्ष अगर ये प्रश्न कर रहा था कि लगातार जो शुरू से कि ये 3 दिन का जो समय रखा गया है ये बहुत छोटा है, ये समय इसको बढ़ाना चाहिए था सत्र को, और तमाम जो सवाल है वो जवाब विपक्ष के हैं जो इस राज्य की बेहतरी के लिए है, इस राज्य के भविष्य के लिए है, इस राज्य के विकास के लिए है, उन सभी के सवालों का जवाब जनता को मिलना चाहिए था। अब आइए तीसरे में, विकास की बात। अभी मैं उनकी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि जो विपक्ष है वो विकास में रोड़ा उत्पन्न कर रहा है। गरिमा जी, जहां पर भराड़ीसैंण में ये जो सत्र हो रहा है ना, आपको जानकारी दे दूं, यदि किसी भी, वैसे ये मैं कोई किसी दुर्भावना से ये बात नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन यदि किसी की तबीयत खराब हो गई, वहां पर एक अस्पताल नहीं है गरिमा जी। भारतीय जनता पार्टी को अपनी गरिबान में झांक के देखना पड़ेगा इसको गरिमा जी, कि आप ये ठीक है दीपक जी, अब आपकी आवाज कुछ ठीक से नहीं पहुंच पा रही, हम तक वापस लौटेंगे आपके पास में, अपनी बात को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलेगी ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम विपक्ष जो बवाल कर रहा है उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, कुलदीप राणा जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, विपक्षियों और सत्ता पक्ष के बीच में सड़क से लेकर सदन तक बवाल छिड़ा हुआ है। एक तरफ विपक्षी हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम तो लोकतंत्र की मजबूत कर रहे हैं उनको और जनता की आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जिसे विपक्षियों की इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए, जनता की समस्याओं को समझकर, वो इसे बवाल करार दे रहा है। असल में विपक्षियों के द्वारा किया जा रहा यह हंगामा कितना ठीक है और क्या ये बवाल है? क्योंकि ईडी वाला एक अलग बात हो गई, वो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती रहती है, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाती रहती है, लेकिन फिलहाल सत्र की अवधि कम थी या उत्तराखंड में जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेसी फिलहाल हमलावर है, तो ये सारी चीजें विपक्ष की ओर से जो की जा रही है वाकई बवाल है या जनता की बात को उठाने का काम सच में विपक्ष कर रहा है? देखिए गरिमा, उत्तराखंड में लगभग ये 7वां साल चल रहा है, भाजपा सरकार यहाँ पे सत्तारूढ़ है, ठीक। और इन 7 सालों में पिछले 1 महीने से लग रहा है कि उत्तराखंड में विपक्ष भी है। ये विपक्ष की भूमिका अब नजर आने लगी है, पिछले वर्षों में ये कभी दिखाई नहीं दी इस तरह की भूमिका, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव से पहले
विशेष सत्र का जो आयोजन हुआ था तब विधानसभा में हमने तब भी देखा, उससे पहले भी विधानसभा की कार्रवाइयों में हम बैठते हैं, देखते हैं, और जब बहस की बात आती है तो कांग्रेस के बड़े नेता किस प्रकार की भूमिका में होते हैं। और कई बार तो ये सवाल भी खड़े हो रहे थे उस समय कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से जो है पाला बदलने के मूड में हो, क्योंकि टिकट को लेकर के तमाम बातें निकल करके आ रही है। ठीक है, रही बात इस समय वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं, क्योंकि एक लंबा समय भाजपा शासन में है तो सवालों का एक दायरा भी बढ़ गया है। कांग्रेस जो बात आज कह रही है हमें ज्यादा इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि उसने 2 उपचुनाव जीते हैं, लेकिन ये बात कांग्रेस तब लगातार कहती रही नहीं। और ऐसा भी है कि जब से ये उपचुनाव जीते हैं उसके बाद से कांग्रेस से ज्यादा एक्टिव हो गए क्या? देखिए, कांग्रेस ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है कि कांग्रेस उत्तराखंड में एक्टिव हुई है, लेकिन ये बाहर हुई है। पार्टी के भीतर जो स्थितियां हैं, जो सिरपुटावल है, वो उसी तरीके से जस की तस बरकरार। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमने हरक सिंह रावत जी का भी बयान सुना, हरीश रावत जी को लेकर के उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी। ठीक है, तो ये बातें अभी कांग्रेस के भीतर चल रही हैं। कांग्रेस इसको कैसे मैनेज कर पाएगा? और दूसरी चीज ये है कि करण महारा की नेतृत्व में, अध्यक्ष नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उससे भी पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं जो खेमेबाजी है वो प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये चीजें हैं। अच्छा, दूसरा, अभी ये बात आपने कहा कि विपक्ष के सवाल और कम दिन वाली बात है। गरिमा, कल एक प्रस्ताव आया वेतन वृद्धि का, विधायकों की वेतन वृद्धि का। शायद हम में से किसी को इसके बारे में शायद ही, क्योंकि अखबारों में ये चीजें छपती, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उस प्रस्ताव पे सारे लोग ध्वनि मत से एक साथ थे। मतलब ना तो वहां सवाल थे, ना जवाब थे, ना बहस के लिए समय था, ना बहस करनी थी। ठीक, और वेतन 4 लाख हो गया। उत्तराखंड के विधायकों का वेतन 4 लाख हो गया। विपक्ष अगर इतना ही जिम्मेदार है तो विपक्ष ने ये सवाल क्यों नहीं खड़ा किया कि मेरे राज्य के युवा बेरोजगार हैं, हमें ये वेतन वृद्धि नहीं चाहिए? ठीक, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोगों की चीजों को लेकर के लोग समझते नहीं है, कांग्रेस की भावनाओं को भी समझ रहे हैं। आएंगे सर, गिरिराज जी आएंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि वर्तमान में स्थितियां भाजपा की इसलिए कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही हैं क्योंकि एक तरह से भाजपा प्रदेश में 2 उपचुनाव हुए। इन 2 उपचुनाव में चूंकि दोनों बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा हैं, दोनों चुनाव लड़े। ठीक, भाजपा चुनाव हारी, लेकिन जो कांग्रेस की जीत है वो कांग्रेस की जीत भाजपा के ऊपर नहीं है। इसको देखिए, बद्रीनाथ की जो विधानसभा में जो चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी ने कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी को हराया है। और मंगलौर में जो चुनाव हुआ है, मंगलौर में कांग्रेस ने बीएसपी को हराया है, क्योंकि वहां बीएसपी हमेशा 5 चुनाव हुए हैं, 5 में से 4 बार बीएसपी जीती है, 1 बार कांग्रेस जीती है। और उनमें भी काजी निजामुद्दीन जो है 4 बार के विधायक रहे हैं। ठीक, पहले वो बीएसपी में थे, बाद में वो कांग्रेस में आ गए, वो विधायक रहे। ठीक है, तो वहां की स्थिति थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन कांग्रेस के लिए ये उत्साह की बात जरूर है क्योंकि चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं, उसके आंकड़े में बदलाव आया है। भाजपा के आंकड़े में फर्क नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के आंकड़े में बदलाव आया है। कांग्रेस अगर अपनी स्थिति को इसी तरीके से बरकरार रखती है, चीजों को बरकरार रखती है, इस टेम्पो को बरकरार रखती है, तो जो असली चुनाव की चुनौती है वो भाजपा और कांग्रेस के लिए अब है, जो केदारनाथ में उपचुनाव में होने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ दोनों का परीक्षण होगा कि दोनों धरातल पर कितने हैं। ठीक, क्योंकि लंबे समय तक शासन करने की वजह से एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी डेवलप होता है। ठीक, सरकार के प्रति नाराजगी भी डेवलप होती है क्योंकि आशाएं ज्यादा रहती हैं, और उन आशाओं को लेकर के अगर निराशा हो, क्योंकि जिस प्रकार से वनाग्नि की घटनाएं हुई और आपदा की घटना हुई या सिलक्यारता की घटना हुई, एक चीज जरूर दिखाई दी भाजपा के भीतर, एक बड़ी खामी भाजपा की सरकार में दिखाई दी कि मुख्यमंत्री तो थे लेकिन मंत्रिमंडल गायब था। ठीक, मंत्रिमंडल को लेकर के, उनके सहयोगों को लेकर के जरूर सवाल उठता रहा कि वनाग्नि हुई तो वन मंत्री गायब हैं। ठीक है, आपदा आई तो राज्य के प्रभारी मंत्री गायब थे। ठीक, तो ये चीजें बड़ी उभर करके आई। सिलक्यारा वाला प्रकरण हुआ, अकेले मुख्यमंत्री जूझते हुए दिखाई दे। 4 धाम यात्रा को लेकर के जब उतनी दुश्वारियां निकल करके सामने आ रही थी तो प्रदेश के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री जो है, पीडब्ल्यूडी मंत्री, वो यहाँ थे नहीं, वो राज्य से बाहर थे। ठीक है, तो वहां भी उस मोर्चे पर भी मुख्यमंत्री अकेले जूझते हुए दिखाई दिए। तो एक ऐसा इस समय प्रकरण भाजपा के भीतर दिखाई दे रहा है कि संगठन खामोश है, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनका सहयोगी मंत्रिमंडल है वो उस तरीके से अपने
नेतृत्व के साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ये खामी अब जनता में दिखने लगी है, ये अंतर अब जनता में दिखने लगा है और ये चीजें चुनाव को प्रभावित करती है। ठीक। दूसरी चीज देखिए, इतना, क्योंकि मुझे भी एक लंबा समय मैंने पत्रकारिता में मैं रहा हूं और एक काफी समय हमें भी मतदान करते हुआ है, ये मैंने महसूस किया है कि जो तथ्य या हकीकतें होती हैं, चुनाव का इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता। चुनाव पर नैरेटिव, जो नैरेटिव राजनीतिक दल गढ़ ले समाज के बीच में, वो ज्यादा चीजों को प्रभावित करते हैं और चुनाव उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। पिछले 2014 के चुनाव में भाजपा ने एक नैरेटिव गढ़ा, उसके बाद 19 के चुनाव में भाजपा ने एक नैरेटिव गढ़ा, चुनाव उस दिशा में बढ़ा। ठीक है। 24 में वो नैरेटिव गढ़ने में भाजपा उतनी सक्षम नहीं होता। रही बात जो सीबीआई या ईडी को लेकर के जो बात आज हो रही है, तो ये तोता पहले भी थी सीबीआई। ठीक है। तो उस समय कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते थे, आज भाजपा के ऊपर आरोप लग रही हैं। समस्या क्या है कि जो भी सत्ता में आता है वो अपनी ताकतों से इन व्यवस्थाओं को लेकर के अपने पक्ष में व्यवस्थाओं को बनाने में जुटा रहता है। वो देखता है उसको, अगर उसको लाभ मिलता है तो उसको लाभ लेने में उसको कोई गुरेज महसूस नहीं होता। इस समय चीजें उसी तरीके से दिखाई दे रही है। आज जो कांग्रेस कर रही है, ये वही रणनीति है जो 2012-13 में भाजपा ने अपनाई। ये उसी पैटर्न पे, अगर हम इसको देखें लोकसभा चुनाव के बाद, तो उसी पैटर्न पे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर एनकाउंटर हो रहे हैं, तमाम सारी चीजों को लेकर के वो जवाब दे रहे हैं। जमीन पर मुद्दों को लेकर के चीजें आ रही हैं। मीडिया में कांग्रेस लीडरशिप जिस तरह से मुखर होकर के चीज आ रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से मुखर होकर के बात रख रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जनता इन बातों को कितना स्वीकार करती है और उनकी बातें जन समर्थन को जुटा पाती हैं, नहीं पाती हैं। ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये केदारनाथ के उपचुनाव से दिखाई। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे और विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस में गठबंधन की बात, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फारूक ने कहा बाद में होगा सीटों का बंटवारा। पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, राहुल की ओर से भी ये बड़ी बातें सामने आई हैं। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले ये बड़ी जानकारी, 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो बड़े गठबंधन की बात सामने आई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का गठबंधन, फारूक अब्दुल्ला की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, राहुल गांधी की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले कांग्रेस का गठबंधन, तो जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन को लेकर ये बड़ी बातें कही हैं। सभी 90 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि सीटों का बंटवारा बाद में होगा। इसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वापस से अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कुलदीप जी की बात हमने सुन ली, जपेंद्र जी के पास में जाएंगे। जपेंद्र जी, ठीक है, कांग्रेस उपचुनाव के बाद से एक्टिव है, लेकिन कम से कम सत्ता में होने के नाते नैतिकता के आधार पर भी आपको विपक्ष की बात तो सुननी ही चाहिए। पहले हम ताजा खबर के ऊपर निश्चित तौर पर जवाब देना चाहेंगे। कांग्रेस ने इस गठबंधन के माध्यम से ये साबित कर दिया कि कांग्रेस अलगाववादी ताकतों के प्रति नरम रुख रखती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के अंदर देश विरोधी ताकतों और अलगाववादी ताकतों के समर्थक के रूप में और उनकी बैक वॉइस के रूप में काम करती रही है, और कांग्रेस ने एक बार फिर देश की जनता को शर्मसार कर दिया इस अलगाववादी गठबंधन के प्रति अपनी नरमी दिखाकर। अब आप दूसरा सवाल पूछिए, अब उस पर हम जवाब देते हैं। नहीं, हम चर्चा कर रहे थे ना उत्तराखंड के लिहाज से, तो अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है सभी चीजों को लेकर, तो कम से कम सत्ता में होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की बातों को, विपक्ष और जनता को एक कैटेगरी में गिनते हैं। कांग्रेस का चरित्र कुछ ज्यादा इत्र नहीं है अपने राष्ट्रीय चरित्र से। तो उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं से तो और
बाकी सभी लोगों से यही कहा जा सकता है कि कम से कम उत्तराखंड के परिपेक्ष में आप अपने चरित्र को थोड़ा सा बदलिए और एक सार्थक विपक्ष के रूप में आइए, जो कांग्रेस का एक राष्ट्रीय चरित्र है। अगर आप उस बने बनाए डर्रे पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप उत्तराखंड वासियों की भावनाओं और उत्तराखंड की गरिमा को भी चोटिल करने का काम करेंगे। आप ऐसा ना करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तराखंड की जनता ने दोबारा चुना है। निश्चित तौर पर हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सरकार उस जिम्मेवारी को समझती है और अपने कर्तव्यों का भी सरकार को भान है। और निश्चित तौर पर 25वीं वर्षगांठ के दृष्टिगत जिस तरह से कार्य आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड को अग्रणीय राज्य में शुमार करना है, गैरसैंण को एक विकसित क्षेत्र के रूप में आगे प्रोजेक्ट करना है, तो निश्चित तौर पर सरकार और मुख्यमंत्री उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हम भरोसा दिला सकते हैं उत्तराखंड की जनता को और अपने विपक्षी साथियों को कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड एक जो प्रगति के पथ पर आगे अग्रसर तो हो ही रहा है, लेकिन एक अग्रणीय स्थान हासिल करेगा, ऐसा आप भरोसा रखिए। ठीक है, चलिए आपके पास लौटेंगे। गिरिराज जी, आप कुछ कह रहे थे। और देखिए, विपक्ष को लेकर अभी एक पहले तो उत्तराखंड के लिहाज से उन्होंने जवाब दे ही दिया, और दूसरा मैंने खबर भी बीच में बताई दर्शकों को, उसमें भी गरिमा जी करते हैं। पहले तो कुंवर जपेंद्र जो हमारे भाई बैठे हैं, प्रवक्ता भाजपा के, उनसे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को चरित्रवान होने के लिए आपसे सर्टिफिकेट लेने की, भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। देश की जनता मांगेंगे ना, देश की जनता, प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार बैठी है। हमें भूल जाइए, दो बाई इलेक्शन हार गए आप लोग। अभी सुनिएगा, पूरी बात सुनिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। गरिमा जी, अभी कुलदीप भाई जो है, कुलदीप जी आज बैठे हुए हैं डिबेट में। कुलदीप जी वरिष्ठ हमारे जो है, निश्चित रूप से बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, उनकी अपनी एनालिसिस है। उन्होंने भी कहा, एक बात रखी उन्होंने कि कांग्रेस के अंदर जो सिर्फ फुटेबल है। चलिए उनकी एनालिसिस है। गरिमा जी, आज उत्तराखंड में जो शासन में इस समय जो रूल कर रही है, भाजपा कर रही है। 12 मंत्री मानक के हिसाब से होना चाहिए, मानकों के हिसाब से 12 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए। आज जो स्थिति है, 8 मंत्री विद सीएम है, 7 कैबिनेट मिनिस्टर है और एक स्वयं में मुख्यमंत्री है जो कई विभागों को लिए है। बाकी भी जो कैबिनेट मिनिस्टर इनके पास है, 10-10, 12-12 विभागों को लिए हुए हैं। अब आप स्वयं सोचिए, आज अभी कुछ दिन पहले इनकी मंत्रणा चल रही थी, बिल्कुल फाइनली सारी चीजें फाइनलाइजेशन की तरफ थी, सुनिएगा। और सारी चीजें बिल्कुल ये थी कि फाइनली अब रिजल्ट आने वाला है। 4 मंत्री जो रिक्तियां हमारे यहाँ है प्रदेश में, 4 मंत्री जो है हमें मिलने वाले जी। गरिमा जी, 4 मंत्री हमें मिलने वाले। आप स्वयं सोचिए, जो सिर्फ फुटेबल है वो कुलदीप जी सिर्फ फुटेबल भाजपा के अंदर है। सुनिएगा आप, जो अंतर कलह है। और आज गरिमा जी एक बात और रखना चाहूंगा, सुनिएगा, अरे सिर्फ फुटेबल जो अंतर कलह है क्या है, आप स्वयं सोचो। आप स्वयं सोचो, जो मंत्रणा पे भी तो थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। अरे आप पूरी बात सुनो, आप पूरी बात सुनिए गरिमा जी, ऊपर भी तो प्रकाश डालिए। आज पूरी तरह से जो 3 मुद्दे मैंने रखे, ठीक है, एक-एक कर बोलिए प्लीज, एक एक करके। गिरिराज जी प्लीज, गिरिराज जी प्लीज, एक एक करके। हाँ गरिमा जी, धू के जंगल जल गए, 3 मुद्दे मैंने रखे, सुनिएगा। वनाग्नि में धू के जंगल जले, पहाड़ में सुनिएगा करोड़ों पेड़ जल के स्वाह हो गए, वाइल्ड लाइफ स्वाह हो गई, सुनिएगा। 4 धाम यात्रा में लास्ट मोमेंट में आप अलर्ट हुए, जब श्रद्धालु परेशान हुआ, परेशानी की मुद्रा में श्रद्धालु आए निश्चित रूप से, तो आप लोग लास्ट मोमेंट पे अलर्ट हुए, आपने उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की। आप आपदा में लास्ट मोमेंट पे अलर्ट हुए, सुनिएगा। आप सुनने की क्षमता रखो जपिंदर जी। और आज सुनिएगा, आज जो स्थिति है गरिमा जी, अगर पार्लियामेंट में विपक्ष को अगर वाकई टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को, ईडी और सीबीआई जो दोनों एजेंसी जिनका दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, अगर वो पार्लियामेंट्री, अगर निश्चित रूप से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है विपक्ष के, उनको परेशान किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष जो है पुरजोर तरीके से इसका विरोध जताएगा और ये निंदनीय विषय है। और आज जेपीसी की जो मांग कर रहे हैं हम लोग, सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, आप क्यों नहीं उसको सेटअप कर रहे हैं भाई?
आज जो स्थितियां हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज जो स्थिति है, आज गरिमा जी पूंजीपतियों की पार्टी है, सुनिएगा, आज ये अडानी और अंबानी की पार्टी है। इनको आखिरी पायदान पे जो बैठा हुआ गरीब ग्रामीण है, वो अगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तो इनका कुछ नहीं जाता है, इनको उससे कोई सरोकार नहीं है। सुनिएगा भाजपा को, भाजपा आज भी जो बात मैं कहता हूं गरिमा जी, कि इनके जितने मंत्रीगण है, विधायकगण है, सारे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, देहरादून में रहते हुए। सुनिएगा, अपनी अपनी असेंबलीज में जाने के लिए तैयार नहीं है। और इस आपदा में हमारे जितने विधायकगण हमारे जो असेंबली में निश्चित रूप से जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग इस आपदा क्षेत्र में निश्चित रूप से अपने अपने असेंबलीज में उनको निर्देशित किया पार्टी की तरफ से कि आप मरहम लगाने का कार्य करें। पूरे इमोशंस के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ आप लोग अपने क्षेत्र में आप पहुंचे और गरिमा जी ये हुई, वो बातें हुई है। और आज भी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने बनाई है, और सुनो जपिंदर जी, अभी जो दीपक जी, अभी यूपीडी के जो दीपक हमारे प्रवक्ता है दीपक राव जी, एक बात रख रहे थे, वाकई मैं संबद्ध करूंगा उस बात से गरिमा जी। आज वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, आज वहां पे एक फर्स्ट एड आपको मिल सकता है, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी से अगर वाकई कोई अगर ग्रसित है और उसको ट्रीटमेंट चाहिए तो ट्रीटमेंट वहां अवेलेबल नहीं है। सुनिएगा, एक भवन का निर्माण हो रखा है पूरा, वो 7 स्टार फैसिलिटीज वाला भवन है, लेकिन आप लोग अगर पहाड़ के प्रति, पर्वतीय क्षेत्र के प्रति, अगर उस जनमानस के प्रति जिसने निश्चित रूप से उसका फायदा लेना है, जिसको विवेक का फायदा मिलना था, जिसको 60 दिन के लिए अगर हमने अवधि बोली है कि अल्पावधि पे मत जाओ, 10 दिन 15 दिन 3 दिन की अवधि मत रखो सत्र की, कांग्रेस पार्टी चाहती है 60 दिन का आउट वहां पे होना चाहिए सत्र। ठीक है। और वो इस वजह आप जपेन जी से जवाब ले लीजिए। उसके पीछे मूल में जो कारण है गरिमा जी, इसमें मूल में जो कारण है गरिमा जी, वो कारण ये है कि वाकई जो है पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग बात कर रहे हैं, उनको प्लानिंग मिल सके, उनको विलेज टूरिज्म मिल सके, सुनिएगा, उनको हॉर्टिकल्चर मिल सके, फ्लोरिकल्चर मिल सके, उनको। ठीक है गिरिराज जी, आप सुन लीजिए, मैंने सुन लिया, आप जपेन जी को सुन लीजिए। ठीक है गिरिराज जी, आप जपेन जी को सुनते हैं। जपेन जी बताइए। हमने इनसे एक सवाल पूछा कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और इतनी ब्रेकिंग न्यूज चली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कांग्रेस जो एक ही है, नेशनल कांग्रेस से नेशनल कॉन्फ्रेंस से नेशनल कांग्रेस निकली है। आप भी जानकारी हमारे गिरिराज जी को भी पता चल जाएगा। गरिमा जी सुनिए, एक देखिए गिरिराज जी अब ऐसे नहीं, थोड़ा सा सुनिएगा, इनको देखिए किसी की भी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ताकतों का समर्थन कर रहे हैं। सुनिए जपेन जी 1 मिनट रुक जाइए, उनकी बात सुन लीजिए, वो कुछ कह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रही हूँ। जपेन जी प्लीज, जपेन जी सुन लीजिए जरा उनको। गिरिराज जी जल्दी से बताइए। सुनिएगा, हाँ जल्दी से। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है और कांग्रेस पार्टी अगर वहां पे वाकई अगर सरकार बना रही है, एक सेकुलरिज्म जो है, अगर हमारी आइडियोलॉजी जो है वो सेकुलरिज्म की तरफ जाती है, सुनिएगा गरिमा जी। हाँ सर जल्दी से। की जो आइडियोलॉजी है, सुनिएगा, आज भी जो इनकी आइडियोलॉजी है, नाथूराम गॉडसे को जिंदाबाद। आप जवाब तो लेते चलिए कम से कम। मुर्दाबाद बोलने की स्थिति में नहीं आते। महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे, सुनिएगा, इनसे बुलवाइए, अभी कभी नहीं कहेंगे यहाँ पे स्टूडियो में कि मुर्दाबाद से नहीं बोल सकते। सुनिएगा, ये उस विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं गरिमा जी। और आज वाकई अगर सेकुलरिज्म की तरफ हम जाते हैं और वाकई आज वहां पे गठबंधन बन रहा है, कोलिशन हो रहा है। ठीक है सर, गिरिराज जी अभी और मेहमान है। गिरिराज जी ठीक है, मैं आपने बहुत वक्त ले लिया। जपेन जी जल्दी से शुरू कीजिए। जपेन जी प्लीज जल्दी से, उसके बाद अन्य लोगों के। गिरिराज जी प्लीज, अभी हो गया, मैं सुन चुकी। गिरिराज जी ठीक है, जपेन जी बताइए। एक सेंटेंस बोल के फिनिश कर रहा हूँ। आप लोग जपिंदर जी, गिरिराज जी देखिए वक्त बहुत कम है ना, ऐसे थोड़ी होता है। सारे मेहमानों को हमने यहाँ पर बोलने के लिए बुलाया ना। ठीक है गिरिराज जी प्लीज, अब प्लीज हो गया, अब प्लीज, फिर गलत बात है, मैंने आपको दोबारा भी मौका दे दिया, आपने ज्यादा वक्त ले लिया। जपेन जी प्लीज जल्दी से शुरू हो जाइए। देखिए, जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों की बात करते हैं तो कई चीजें महत्व, हम तो चर्चा अपने प्रदेश पे कर रहे थे, आप ही ने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई, और इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद डेफिनेटली बहुत से लोगों के जहन में ये विचार आया होगा कि ये क्या हो रहा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड चीजें हैं, और जो पार्टी अपने आप कहती है, करती आई है, और अभी उनके बेटे जिन्होंने प्रण ले लिया कि नहीं मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा, किस मुद्दे के ऊपर लिया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और जो राजनीतिक दल ऐसी विचारधारा नहीं रखता, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से समझौता करता है, अलगाववादियों के आगे नतमस्तक हो जाता है, अलगाववादियों से गठबंधन करता है, तो निश्चित
तौर पर कांग्रेस ने एक बार फिर इस देश को शर्मसार किया है और अपने चरित्र को उजागर किया है। ठीक है, कांग्रेस पर बड़े आरोप आपने लगाए हैं। ठीक है, अभी कुलदीप जी के पास में जाएंगे। कुलदीप जी, अभी देखिए एक खबर बीच पे सामने आई, उसको भी जपेंद्र जी ने बिल्कुल एकदम पकड़ लिया, कहते हैं ना लपक लेना, वो साफ तौर पर नजर आया। और गिरिराज जी उस पर भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर देश सेकुलरिज्म की ओर जा रहा है तो क्या दिक्कत है अगर हम गठबंधन कर रहे हैं। ये तो एक राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई, लेकिन यही हाल नजर आ रहा है उत्तराखंड में भी। आपने पहले भी कहा कि देखिए कांग्रेस सामने आ रही है उपचुनाव में जीत के बाद, कहते हैं ना कि डूबती को तनके का सहारा, वो हाल हो गया कि उपचुनाव में जीत मिल गई तो कांग्रेस में मनोबल बढ़ा और वापस से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन अंदर वाली जो स्थिति है, अंदर की जो कलह मची हुई है, वो तो जस की तस है। इसके चलते ही उबर नहीं पा रहे अब तक। ये भले ही कितने मुद्दे उठा ले, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य के जितने मुद्दे सब उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो उससे उबर नहीं पा रहे हैं। देखिए गरिमा, कांग्रेस में ये समस्याएं शुरुआत से बनी हुई है, ठीक है। और कांग्रेस की अगर हम पूरी राजनीतिक यात्रा को देखें तो उसके जो खंड खंड होकर जो अन्य राजनीतिक दल बने वो उसी से खंड खंड होकर के बने, ठीक है। भाजपा से अलग होकर के अभी तक कोई दल बना हो ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है। हो सकता है भाजपा प्रवक्ता बता सकते हैं बेहतर कि भाई उनसे कोई अलग होकर दल बना हो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि भाजपा के भीतर सिर्फ उठबल नहीं। मैंने पहली भी ये कहा, आजकल समस्या क्या हो गई है राजनीतिक प्रवक्ताओं के साथ कि और ये राजनीतिक प्रवक्ताओं के साथ नहीं, ये समस्या राजनीतिक दलों के साथ भी है, ठीक, कि उनको लगता है कि हम दूध के धुले हैं और बाकी सारे खराब, ठीक है। मैं साफ कहा कि भाजपा के भीतर ये सरकार में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री ग्राउंड पर हैं, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं दिखाई दे रहे, मंत्री के उनके सहयोगी नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। भाजपा की एक खूबी है कि यहाँ अंदर भले कितना सिर्फ उठबल हो लेकिन वो सड़क पर उतना नहीं दिखाई देता। और ये कांग्रेस का जो लोकतंत्र है वो सड़क पर भी स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, ऐसा नहीं है कि दोनों जगह नहीं है, लेकिन है, लेकिन दोनों पार्टियों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, वो निकल करके आती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा के चैनल से, क्योंकि के चैनल में मैं काफी समय से बैठता आया हूं और इसके अलावा कई चैनलों में जब मैं बैठता हूं तो, लेकिन मैंने देखा कि के चैनल ने उत्तराखंड को के मुद्दों को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया है। मेरा आपसे एक निवेदन है और के चैनल के संपादक जी से भी मेरा निवेदन है कि किसी दिन उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों के विकास, जो हम उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं ना, मैदानी क्षेत्रों के विकास और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास, क्योंकि उत्तराखंड की जो लड़ाई थी, उत्तराखंड राज्य की जो मांग थी, उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन था वो पर्वतीय जिलों को लेकर के था, उसके विकास को लेकर के था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी पर्वतीय विकास को लेकर के अलग व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये एक मेरी आपसे निवेदन है कि इस पर भी कभी जरूर बहस कीजिएगा। ये एक बड़ा मुद्दा है कि पिछले 24 साल पूरे होकर के 25वें में जाने वाले हैं, उत्तराखंड में कितना विकास हुआ और कहाँ कौन कौन विषय विकास है, ठीक। पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की आई है, उसके बाद भाजपा आई, फिर कांग्रेस आई, फिर भाजपा और भाजपा लगातार है, ठीक है। ये चीजें हैं, लेकिन अभी जो स्थितियां निकल करके आ रही हैं उसमें ये दिख रहा है कि कांग्रेस का जो उत्साह है वो है, उसमें वो स्पष्ट है। आज उन्होंने उत्तराखंड में ईडी कार्यालय का घेराव किया, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है, भले देशव्यापी वो आंदोलन रहा हो, लेकिन उनको मालूम है कि केदारनाथ उपचुनाव में इसका असर दिखाई देगा, ठीक। वो जो विधानसभा में कर रहे हैं, क्योंकि इस समय उनको लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं जनता उनके साथ कनेक्ट है और इसका उनको लाभ दिखाई देगा। लेकिन जनता इस बात को भी देख रही है कि आप कह रहे हैं कि जन मुद्दों के लिए समय नहीं दिया गया, लेकिन जब वेतन वृद्धि वाली बात आई तो आप तुरंत वो चीजें हो गई, पास हो गई, ठीक है। तो ये भी जनता देखती है, ऐसा नहीं है कि जनता की आंखों में पट्टी बंधी है, जनता कोई गांधारी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना। दोनों चीजें देख रही हैं, लेकिन भाजपा के भीतर भी इस समय चीजों को लेकर के कोई एक सरता नहीं है, चीजों को लेकर के एक ये कहें कि हम एक राय नहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं भाजपा प्रवक्ताओं में भाजपा के भीतर पे जो एनकाउंटर होना चाहिए था, जो जवाब आना चाहिए था कांग्रेस के सवालों पर, वो सवालों पर वो जवाब भी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ये खामियां, ये सारी चीजें उत्तराखंड के उपचुनाव में परिलक्षित होंगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पिछले उपचुनाव हैं उससे भाजपा को तो भले फर्क ना पड़ा हो, कांग्रेस को तो फर्क पड़ा है क्योंकि उसका आंकड़ा बदला है, लेकिन इस समय जो केदारनाथ का उपचुनाव है, ये उपचुनाव तय करेगा उत्तराखंड में दोनों राजनीतिक दलों की दशा और दिशा क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये चुनाव जो है वो बहुत अहम होने वाला है, ठीक है। दीपक रावत जी की जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेते हैं। दीपक जी,
अभी जो चुनाव आने वाला है ये बहुत कुछ तय करने वाला है। आपको लग रहा है कि विपक्ष ठीक भूमिका निभा पाएगा? भले ही आप मुख्य रूप से विपक्ष में भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको विपक्ष के तौर पर गिनती हूँ। और क्या लग रहा है कि उत्तराखंड की राजनीति किस स्तर पर जा रही है? देखिए, जो मुद्दे अब जाके बाहर आ रहे हैं, पिछले 24 वर्षों में जनता को एक चीज समझ में आ चुकी है कि विकास के नाम पे दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ने दो बार रहा, दो शासन किया है। इनसे विकास नाम पे कुछ नहीं हुआ है। और अगर मैंने पहले ही आपको एक उदाहरण दे दिया है कि भराड़ीसैंण में जहाँ ये 3 दिन का सत्र हो रहा है, वहां पर पिछले 24 वर्षों में कोई जिसको इस प्रदेश के बनने से पहले ही गैरसैंण को राजधानी बताया गया था, और अब एक ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां बन गई है, तो वहां पर कोई अस्पताल नहीं है, बड़ा अस्पताल नहीं है आज की डेट में। ये स्थिति है विकास की। कोई बड़ा स्कूल नहीं है, ये स्थिति है शिक्षा की। तो स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति तो है, वो मुझसे बेहतर आप गरिमा जी अच्छी तरह जानती हैं। ठीक है। विषय क्या है कि अब स्थिति आ गई है कि जब तक यहाँ के स्थानीय मुद्दों में जो चर्चा नहीं होगी, बिल नहीं आएंगे। अब आप बताइए, जो 4 प्रस्ताव बिल आए हैं, उन बिलों के बारे में सार्वजनिक सरकार ने किया कि कौन कौन से बिल आ रहे हैं, ताकि चर्चाएं होती। लेकिन आप मुझे बताइए, इस प्रदेश में 2 बिलों की रिक्वायरमेंट उत्तराखंड क्रांति दल करता है। एक उत्तराखंड राज्य महिला सुरक्षा बिल, ये आना चाहिए, और दूसरा उत्तराखंड मूल निवास बिल्कुल। देखिए, बहुत सी जरूरी चीजें जिनका होना बहुत जरूरी है, जो उत्तराखंड में बहुत लंबे वक्त से जिनकी लड़ाई हो रही है, लेकिन अब तक वो नहीं मिल पाई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, विपक्ष लगातार बवाल कर रहा है, सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है, सड़क से लेकर सदन तक पूछ रहा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो लगातार विपक्ष के इस पूरे हंगामे को बवाल करार दे रहा है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।